बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 आपके पास इंट्रो सब तमाम चीज़ें उसके तमाम क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 का इंट्रो। इसमें आप तमाम एग्जांपल्स में मैं आपको करवाऊँगी। इसके अलावा आपको तमाम इंट्रोडक्शन में जो भी बेसिक आपके पास बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाइनोमियल थ्योरम, तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या है हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 9th क्लास में मैट्रिक क्लास में पढ़ कर आए हैं कि बाइनोमियल मीन्स क्या होता है। तो आपके पास देखिए मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, मल्टीनोमियल होता है। तो बाइनोमियल इसमें से क्या होता है, तो बाइनोमियल आपको उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। एक्सप्रेशन यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें आपके पास टू टर्म्स मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है 2x², ठीक है, ये आपके पास है मोनोमियल। ठीक है, अगर हम इसी में एक और टर्म ऐड कर दें, ठीक है, अब ये आपके पास हो गई बाइनोमियल। ठीक है, अगर हम इसमें एक और टर्म ऐड कर दें, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2x³, तो अब ये आपके पास हो गई ट्राइनोमियल। इसी तरह से एक और ऐड कर दें तो आपके पास ये टर्म्स ऐड करने से आपके पास ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बनती जा रही है। ठीक है, फिर मल्टीनोमियल बन जाएगी। तो बाइनोमियल की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, ओनली टू टर्म्स हो। तो इन टर्म्स को यानी इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पढ़ेंगे बाइनोमियल। अब ये तो बाइनोमियल की डेफिनेशन हो गई कि बाइनोमियल किसे कहते हैं जिसमें आपके पास टू टर्म्स मौजूद हो। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हैं, बस दो ही हैं। ठीक है, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो बाइनोमियल थ्योरम इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई करते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, तो देखिए अगर आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है बाइनोमियल x+y और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास मौजूद है 2। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या करेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला देगा, आपको हेल्प देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास मौजूद है यहाँ पर x+y के ऊपर एक्सपोनेंट 5, तो ये भी आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। और इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कि x+y की एक्सपोनेंट 5 क्या होगी। अब ये तो बहुत ईजी है, हम बहुत ईजीली कर लेते हैं। चलिए बुक में देखते हैं, फिर मैं आपको जो है वो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। An expression, अच्छा, use Pascal's triangle to find the expansion of x+y की exponent n where n is the small positive integer। आपसे कह रहे हैं कि हम पास्कल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे इस एक्सपेंशन को। आपके पास जो भी है x+y की एक्सपोनेंट n जो है वो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है। अब वो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपके पास 1 भी हो सकता है, आपके पास 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब पास्कल ट्राइंगल हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास पास्कल ट्राइंगल क्या होता है। Now, an expression consisting of two terms connected by positive or negative sign is called a binomial expression। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स मौजूद हो और वो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशन आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाती है। और सिंपली अ बाइनोमियल और सिंपली बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल a+b 2x - 3y z³ - 2z a² + b² are all binomial expressions for x+y की exponent n where x+y is a binomial and natural number n it is exponent or index। The following products can be verified by actual multiplication। अब आपके पास यहाँ पर x+y की एक्सपोनेंट n है या फिर x+y हो, तो उसके बाद एक्सपोनेंट 8 हो, 7 हो, n शो कर रहा है नंबर आपके पास नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं x+y बाइनोमियल है और इसके जो n है वो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो इसकी एक्सपोनेंट या इंडेक्स है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि आप इसके प्रोडक्ट को जो है वो वेरीफाई करेंगे या फिर आप इसके जो है वो सिंपली इसका आंसर ला कर देंगे कि इसके जो है वो क्या किसके इक्वल होगा ये बाइनोमियल आपके पास एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखें अगर आपके पास मौजूद है x+y की एक्सपोनेंट 1, तो आपने इसे जस्ट x+y ओपन कर लिया।
ठीक है, एक्सपोनेंट 1 थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आपको जानते हैं इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है, जबकि एक्स प्लस 4 की एक्सपोनेंट 4 बराबर होती है एक्स 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस 5। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई एक्स प्लस वाई के एक्सपोनेंट 1 हो तो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर हो तो क्या होगा, क्यूब हो तो क्या होगा। अब एक्सपोनेंट 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, आप किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 2 4 आप तो कर लेंगे कि भाई आपको दे दिया गया एक्स प्लस वाई 1 तो आपने इसे लिख दिया एक्स प्लस वाई। इसी तरह आपको दे दिया गया, इसको भी आपने इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। क्योंकि इनके फॉर्मूलाज तो आप याद कर चुके हैं, जो चीज़ आप याद कर चुके हैं वो तो आपको पता चल जाएगी, भाई आपने फ़ौरन से जो है वो बता दिया कि ये इसके बराबर होता है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इस फॉर्मूले को तो परेशान नहीं होइएगा, आपके पास होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में होता है, ठीक है, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसीलिए रखेंगे क्योंकि हमें पास्कल ट्रायंगल के जो है वो इसको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो मैं इसी तरह लिखूँगी ओपन फॉर्म में। अब अगर हम इसकी बात करें तो आप जो है वो इसको भी मालूम कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, टू आपने इसे ब्रेक कर दिया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास वो आंसर आएगा जो आपके पास आना चाहिए, यानी आप इसका फॉर्मूला खोलें, इसका फॉर्मूला। इसी तरह आप इसको भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई, एक्स प्लस वाई का क्यूब और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, बेसिस से भी मल्टीप्लिकेशन और ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी, वापस ये चीज़ आ जाएगी। इन दोनों के आंसर्स लिखिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, वही आंसर आएगा जो आना है। बट हम डायरेक्टली आंसर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि डायरेक्ट हम, अब हम यहाँ पर अगर आपके पास आ जाए तो क्या करें, हम इसको ब्रेक करते जाएं, फिर हर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, मतलब हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम ईजिली इसको क्या करें, कैलकुलेट करके लिख दें। तो ये बाइनोमियल थ्योरम आपको बताएगा कि आपने किस तरह से इसको एक्सपेंड करना है, इसको ईजिली आप बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आएगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई की एक्सपोनेंट 10 है तो उसको आप ऐसे ब्रेक करें, देन फिर सारे ब्रैकेट्स को फॉर्मूलाज लिखें, देन फिर मल्टीप्लिकेशन करें एक ब्रैकेट को दूसरे से दूसरे को, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो बाइनोमियल थ्योरम ने क्या किया, हमें आसान करके बताया कि आपके पास एक्स प्लस वाई की एक्सपोनेंट n हो, n कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो पास्कल ट्रायंगल आपके पास है, पास्कल ट्रायंगल हम इतना जो है वो नहीं बना सकते कि हम यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल अगर बनाएं तो एक्स प्लस वाई के लिए अगर हम बनाएं, एक्स प्लस वाई के एक्सपोनेंट 1 के लिए, देखिए पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके पास एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ एक्स है तो यहाँ इसके नीचे एक्स और इसके नीचे वाई, इसी तरह इसके नीचे एक्स और इसके नीचे वाई। अब एक्स स्क्वायर, एक्स वाई ज़ा एक्स वाई, और यहाँ एक्स वाई ज़ा एक्स वाई, तो ये एक्स वाई मिलकर 2xy हो गए। इस तरह वाई वाई ज़ा वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, इसी तरह से एक्स स्क्वायर है, फिर इसको एक्स वाई से करेंगे, इसको भी एक्स वाई से, इसको भी एक्स वाई से, तो आपके पास ये आ गया यहाँ से एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का, ठीक है। इसी तरह फिर एक्स को, फिर इसको, फिर एक्स वाई से, फिर इसी को, दोनों को, सबको एक्स वाई से करते जाएंगे, तो जो टर्म्स बनती आएंगी ये आपके पास पास्कल ट्रायंगल बनता जाएगा। अब पास्कल ट्रायंगल बनता जा रहा है आपके पास यहाँ पर, तो अब हम इसका भी पास्कल ट्रायंगल को भी तो नहीं कंटिन्यू कर सकते ना एक्स प्लस वाई के एक्सपोनेंट 10 तक, इसके लिए भी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास इसको करने के लिए हमें फिर इसको, फिर एक्स वाई से, इसको भी, देन इसको सबको करना पड़ेगा। और ये हम जब वहाँ तक पहुँचेंगे एक्स प्लस वाई के एक्सपोनेंट 10 तक, तो पता नहीं कितनी टर्म्स आपके पास बन चुकी होंगी। तो इसको इजी करने का सबसे जो आसान मेथड है वो है बाइनोमियल थ्योरम, उस पर भी जाएंगे, बट अभी आपके पास पास्कल ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा, अब हमें पैटर्न को देखना है, हमें बाइनोमियल थ्योरम को ड्राइव करना है, तो उसके लिए हमने एक पैटर्न को देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस वाई की एक्सपोनेंट 1 है। अगर 1 है तो आपके पास जो भी एक्सपोनेंट है ना, टर्म उससे एक ज़्यादा है, ठीक है, यानी n+1 टर्म्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। तो n+1 टर्म आ रही है, तो यहाँ 1 है तो 1+1 टर्म 2 टर्म्स है, 2+1 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स है, 3+1 4 टर्म्स है, तो देखें 4 टर्म्स है, 4+1 5 टर्म्स है, यहाँ 1 2 3 4 5 टर्म्स है। इसी तरह एक्स प्लस वाई की एक्सपोनेंट 10 होगी तो उसमें आपके पास कितनी आपके पास टर्म्स होंगी,
तो आप अंदाज़ा लगा लें 10 है, 10 + 1 कर लें, 11 टर्म्स होंगी। तो हमेशा नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास n+1 होगी। जो भी एक्सपोनेंट n होगी उससे एक ज़्यादा आपके पास आपकी टर्म मौजूद होगी जब आप थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पैटर्न को देखना है। अब हम देख रहे हैं कि भाई सबके साथ कोफिशिएंट जो आ रहा है ना, वो पहली जो टर्म है उसके साथ 1 आ रहा है, और जो लास्ट टर्म है उसके साथ भी 1 आ रहा है। बाकी आपके पास जो टर्म्स हैं उसमें आपके पास यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंट है, ठीक है, देखिए 2 है, 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म के बाद वाली टर्म, ठीक है, और लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है जो n है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जो मिड टर्म है, जो मिड में जो टर्म होगी अगर मौजूद है 4 टर्म से ज़्यादा है, ठीक है, ये 3 टर्म से ज़्यादा हैं, तो जो मिड वाली टर्म है आपके पास वो आपके पास उस जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है या यहाँ पर जो भी मौजूद है, ठीक है, उसका उससे बड़ी ही होगी। ठीक है, अब हम ये पैटर्न को देखते हुए अपना बायनोमियल थ्योरम को ड्राइव भी करेंगे और उसको समझेंगे भी। In the binomial theorem, we wish to state a general law or law formation that lies behind these expansion. We wish to state a general law for the expansion of x plus y exponent, and where n is a natural number. The following diagram illustrate the process. अब हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। The coefficient in the above expression may be shown in the following scheme, which is called Pascal triangle. अब ये Pascal triangle क्या आ गया आपके पास? 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ठीक है। अब आपके पास 1 1 1 और 1 1 1 ये हम लिखते हुए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ये ट्राइंगल चलेगा। यहाँ पर आपके पास इसी तरह 1 2 3 4 5 और यहाँ 2, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अब आपके पास 6, देन फिर अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट में, इसके बाद 10, इसी तरह अब आपके पास ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब इसी तरह से आपके पास इन दो का सम ये बनकर आया, तो नेक्स्ट में जब आप करेंगे नेक्स्ट में तो इन दो का सम यहाँ बन के आएगा, इन दो का सम यहाँ बनकर आएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपके पास 6 + 4 10, 6 + 4 10 बनकर आता जाएगा। आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, उसमें यानी जो टर्म्स हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी, उनके कोफिशिएंट्स हैं वो भी आपके पास इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब यहाँ पर पूरा एक पैटर्न जो आपको मैंने बताया वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। A very definite pattern is evident in this array. The first and the last number in each row is 1. Each of other element is the sum of the two elements or to its left and right in the row immediately preceding. ठीक है, वही बात है कि आपके पास हर वो एलिमेंट जो बनकर आया है, ठीक है, वो दो टर्म्स का सम है जो कि राइट और लेफ्ट रॉ में मौजूद हैं आपके पास इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी उससे बिल्कुल पिछली रॉ में, ठीक है, लेफ्ट और राइट पे। तो इसी तरह लेफ्ट और राइट पे जो मौजूद है उनका सम बनकर आया है ये नेक्स्ट टर्म। तो 1 5 10 10 5 1, अब देखें यहाँ पर जो बनकर आएगा वो आ जाएगा 1, क्योंकि ये तो 1 ही चल रहा है, ठीक है। अब 1 + 4 का सम 5, ठीक है, 5 और 4 और 6 का सम 10 और 4 और 6 का सम 10 और 1 का सम 5 और ये जो 1 है ये चलता रहेगा। तो ये 1 5 10 10 5 1 1 2 3 4 5 6, देखिए x + 5 की x + y की एक्सपोनेंट 5 हो तो 5 + 1 6 टर्म्स आएंगी। देखिए 6 टर्म्स आ रही हैं, उनके कोफिशिएंट्स तो हमें पता चल गए। अब हमें कोफिशिएंट्स तो बड़ी आसानी से पता चल गए। अब हम बात करें वेरिएबल की, बात करेंगे नेक्स्ट। अभी हम सिर्फ एक्स यहाँ पर कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। सिमिलरली फॉर x + y की एक्सपोनेंट 6 वी हैव 1, अब आपके पास ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 5 + 1 6, 10 + 5 15, 10 10 20, ठीक है, 10 + 5 15, 5 + 1 6 और लास्ट टर्म 1, ठीक है। कोफिशिएंट्स हमें मिलना शुरू हो गए। बट ये भी क्या हम ये जो पास्कल ट्रायंगल है इसको भी क्या हम x + 10 तक लेके जाएंगे? नहीं, इसको भी हमारे लिए करना उतना कन्वीनियंट नहीं होगा जितना कि हम सोच रहे हैं। It may also be noted that there is a connection between the coefficient in these expansions and the possible number of combinations of x and y. अब हम यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर एक कनेक्शन बन रहा है आपके पास कोफिशिएंट्स का इन एक्सप्रेशन में एक दूसरे से, ठीक है। अब द पास्कल ट्रायंगल कैन ऑल्सो बी गिवन इन द फॉलोइंग फॉर्म। आपके पास पास्कल ट्रायंगल इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है 1 0 1 1, ठीक है। इसी तरह 2 यानी फर्स्ट 1 1 है, 2 2 2 सेकेंड रॉ है। अब सेकेंड कॉलम सेकेंड जो रॉ है उसका पहला कॉलम है तो 0 देन 1 देन 2, 0 आपने शो करना है, ठीक है। थर्ड रॉ है
थर्ड रो का पहला कॉलम, दूसरा जीरो कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। फोर्थ रो है, फोर्थ रो का जीरो कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आता जाएगा। तो कह रहे हैं ईच एलिमेंट इन अ रो अदर देन द फर्स्ट is the sum of the two elements to its right and left in the row immediately preceding it, that is in general। तो अभी इन जनरल में क्या हो जाएगा, n r minus 1 plus n r is equals to n plus 1 r। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स रूल। ये पास्कल रूल है जो कि हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं चैप्टर 6 में। Apart from coefficient, a definite pattern about the terms of the expansion of x plus I के exponent n is also evident from each term contain product of powers of x plus y, x and y, first term to the last term are the products are। अब से कह रही है पास्कल रूल है। पास्कल रूल हमने पीछे भी पढ़ा, जब हमने यहाँ पर 6th चैप्टर में पढ़ा था पास्कल ट्राइंगल, तो उसके बाद हमने ये पास्कल रूल भी पढ़ा था कि आपके पास पास्कल रूल होता है, ठीक है। ये आपके पास पास्कल रूल था, ठीक है। और ये हमने ड्राइव किया था पास्कल ट्राइंगल से, जब हमने पास्कल ट्राइंगल को रीड किया था, ठीक है। नाउ अब आपके पास अपार्ट फ्रॉम कोफिशेंट्स अ डेफिनेट पैटर्न। अब आप कोफिशेंट्स के लिए तो आपने देख लिया एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अबाउट द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, जो भी आपके पास टर्म्स आ रही हैं जो एक्सपेंशन करने पर एक्स प्लस आई के एक्सपेंड एन को, और आप ये देख रहे हैं कि ईच टर्म कंटेन प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, और हर टर्म जो है वो कंटेन कर रही है पावर ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई पावर कंटेन कर रही है तो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने पावर्स की बात ही नहीं की। फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म द प्रोडक्ट्स आर। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अगर हम देखें, ठीक है, टर्म्स का, तो हमारे पास क्या बनकर आ रहा है। अगर हम गौर करें तो जो भी आपके पास, अब इसके हम पैटर्न को फॉलो करेंगे वेरिएबल्स के, ठीक है। अब यहाँ पर है 4, तो फर्स्ट जो आपके पास वेरिएबल है उसके ऊपर ये एक्सपोनेंट मौजूद होगी। सेकंड जो आपके पास टर्म है उसमें इसकी एक कम हो जाएगी, थर्ड टर्म में एक और कम हो जाएगी इसकी एक्सपोनेंट, फोर्थ में एक और कम, और जब ये हो गई 1 तो ये नेक्स्ट में 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड टर्म का पैटर्न फॉलो करें तो सेकंड टर्म आपके पास जो दी हुई है y, वो आपके पास यहाँ पर इस साइड पर इसकी एक्सपोनेंट 0 है। यहाँ पर 1 हुई, यहाँ 2 हुई, यहाँ 3 हुई, यहाँ 4 हो गई। तो दोनों टर्म्स के पैटर्न को हमने ऑब्जर्व किया, उसी पैटर्न को अब हमने यहाँ पर लिखा कि भाई जो भी एक्सपोनेंट होगी आपके पास एक्सप्रेशन की वो यहाँ आएगी, उस दूसरे वेरिएबल के ऊपर 0 होगा, उसकी एक्सपोनेंट क्या होगी 0। देन फिर फर्स्ट वेरिएबल में से जो भी n था उसमें से आपने 1 का माइनस कर देना है, यानी एक कम कर देना है, और y पे 1 आ जाएगा वो, यानी सेकंड टर्म पे वो एक्सपोनेंट आ जाएगी। फिर दूसरी जब नेक्स्ट टर्म बनाएंगे तो उसमें से अब आपने 2 माइनस करना है, थर्ड टर्म है तो 2 माइनस करना है, और वो y की एक्सपोनेंट बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह लास्ट टर्म पे जो आपके पास पहला टर्म था उसकी एक्सपोनेंट 0 होगी, और जो दूसरी टर्म थी उसकी एक्सपोनेंट n होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको इजी करके समझाऊँ। अगर आप कर रहे हैं x प्लस वाई के एक्सपोनेंट 5 के लिए, ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की बात करेंगे। मैं कोफिशेंट्स यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही, चलें कर लेते हैं साथ ही, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। फर्स्ट जो n है वो आ गया, ठीक है। y की एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या होगी 0, जो हम y शो ही नहीं करते। फिर प्लस, अब 5 माइनस 1 4, और y के ऊपर ये 1 आ जाएगा, और 1 हम शो नहीं करेंगे। देन आपके पास x की एक कम, y की एक बढ़ जाएगी। देन आपके पास x की एक और कम, y की एक और बढ़ गई। देन फिर आपके पास x की एक कम और y की एक और बढ़ गई। देन फिर आपके पास x की 0, y की हो गई 5। जब तक आपके पास इसकी 5 एक्सपोनेंट ना हो जाए तब तक आप ये क्या करते जाएंगे, आपके पास ये कंप्लीट पैटर्न चलता जाएगा। अब वेरिएबल का पैटर्न समझ आ गया, ये 1 होता है, इसका भी कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। 5 है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी है 5, ठीक है। और इन 2 टर्म्स का कोफिशिएंट है 10, ठीक है। कोफिशिएंट का मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पर। अब हम वेरिएबल की बात कर रहे थे, वेरिएबल का पैटर्न भी हमें समझ आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल
यूजिंग पास्कल्स ट्राइंगल एक्सपेंड एक्स प्लस फाइव के एक्सपेंड एक्स प्लस वाई के एक्सपेंड 5, यही मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बाइनोमियल थ्योरम को किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। अभी भी हमने बाइनोमियल टर्म्स को एक्सपेंड किया है, अभी भी हमने थ्योरम अप्लाई नहीं किया। स्टेट एंड प्रूव बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब आपसे कह रहे हैं प्रूव करें बाइनोमियल थ्योरम को पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई के एक्सपेंड एन। कह रहे हैं आपके पास ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम कोफिशिएंट की एक्सपेंशन कर सकें एक्स प्लस वाई के एक्सपेंड एन के लिए, क्योंकि हम छोटी छोटी तो कर सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई के एक्सपेंड 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, हमने कर लिया। बट अगर एन आ जाए, यानी आपके पास द स्कीम गिवन अबव द एक्सपोनेंट एन इज़ लार्ज, अगर एन बड़ा हो जाए 10, 15, 20, इन दिस सेक्शन वी स्टेट एंड प्रूव अ थ्योरम। तो उसके लिए हम एक प्रूव करेंगे थ्योरम नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। उसको बाइनोमियल थ्योरम का नाम देंगे ड्यू टू उमर ख़याम 1074 AD। आपके पास इन्होंने इस जो है वो AD में ये उमर ख़याम ने ये थ्योरम हमें दिया था। अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैन a प्लस बी के एक्सपोनेंट n इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा a की एक्सपोनेंट n होती है, कोफिशिएंट 1 ही होता है। पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने एक थ्योरम को यहाँ पर बनाया। b की एक्सपोनेंट n होती है, a 0 होता है, यहाँ कोफिशिएंट 1 ही होता है, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो आपने कहा कि भाई n माइनस 1 होता है, तो n माइनस 1 b की एक्सपोनेंट वही होगी जो n में से माइनस हो रहा होगा, n2 a n माइनस 2 b2 प्लस अप टू n r, अब r तक जा रहा है आपके पास, ठीक है। a n माइनस r b r, जो भी एक्सपोनेंट इसमें से माइनस होगी वही यहाँ पर b पे होगी, अप टू n माइनस 1 a b की एक्सपोनेंट n माइनस 1, a की 1 हो जाएगी, b में से n b की जो एक्सपोनेंट n होगी इसमें से 1 माइनस होगा, और फिर लास्ट टर्म b की एक्सपोनेंट n। ये हमने जनरल जो हमारा यहाँ ऑब्जर्वेशन था, जितना भी हमने पैटर्न को देखा, उससे हमने बाइनोमियल एक स्टेटमेंट बाइनोमियल थ्योरम के नाम से बना ली। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये वाकई ठीक है या नहीं। a प्लस बी के एक्सपोनेंट n जस्ट हमने यहाँ पर लिखा, वी प्रूव दैट, कि हम इसे प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम यहाँ पर वापस मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। हम क्या करते थे वहाँ, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 वी हैव, हम जहाँ भी n था हमने 1 पुट किया, तो हमने क्या किया, हमने लिया a प्लस बी की एक्सपोनेंट n थी ना, हमने 1 रखा, a1 प्लस 1 1 a1 माइनस 1 b1, ठीक है। आपके पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पर एंड हो गई, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा a की एक्सपोनेंट 1 और 1 माइनस 1 0 हो गई, ठीक है। तो b की एक्सपोनेंट 1 बची सिर्फ और सिर्फ, a प्लस बी आंसर आ गया। Thus the theorem is true for n is equals to 1। थ्योरम ट्रू है n is equals to 1 के लिए। नाउ अज्यूम द थ्योरम टू बी ट्रू। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि n is equals to k के लिए हमारी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। a is equals to b की एक्सपोनेंट k लगा देंगे, जहाँ जहाँ आपके पास n था वहाँ k आ गया, k1 a की एक्सपोनेंट k माइनस 1 b, k2 a की एक्सपोनेंट k माइनस 2 b स्क्वायर प्लस a k r माइनस 1 a की एक्सपोनेंट k माइनस r प्लस 1 b r माइनस 1 प्लस के आर एक, मतलब जहाँ भी n था ना वहाँ आपने जस्ट क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। के लिए हमारे यहाँ इक्वल्स टू के लिए हमारी जो अजम्पशन है, जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, ये हमने लिखा। नाउ अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द फॉर्मूला इन द अबव हाइपोथेसिस बाय a प्लस बी। अब आपने हर टर्म को जो है ना a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी की एक्सपोनेंट k से जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर यूँ समझ लें a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी की एक्सपोनेंट k से, तो इसकी एक्सपोनेंट 1 है, बेसिस से में मल्टीप्लिकेशन हो रही है a प्लस बी, हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। यहाँ तो ये चीज़ हो गई, बट यहाँ a अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ b हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो a प्लस बी पहले मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड पर। तो देखें a प्लस बी पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने a लिखा पूरी एक्सप्रेशन लिख दी, फिर प्लस b लिखा पूरी एक्सप्रेशन लिख दी, तो इसी तरह से लिखा हमने a लिखा पूरी एक्सप्रेशन लिख दी, b लिखा पूरी एक्सप्रेशन लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने a को अंदर मल्टीप्लाई किया, b को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपके पास ये सब बन के आया कि a k प्लस 1 प्लस k1। अब हमने क्या किया, बाय ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग की, बहुत लेंदी सा ये आपके पास एक प्रोसेस है। जैसे इससे आपने फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर ड्राइव करना सीखा है, कि आपने ये जो है वो प्रूव करना है, जस्ट आपने जो हमारा थ्योरम है कि वो सही है या नहीं, ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। इसको आपको पेपर में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, आपको जस्ट समझाने के लिए बताया जा रहा है।
अब आपने इन सब की जगह किस तरह से लिखना है, तो देखें अब हमारे पास है पास्कल रूल के आर प्लस के आर माइनस वन इक्वल है। अब इसको किस तरह से बनाते हैं, तो देखें यहाँ पर आपके पास जो भी मौजूद है आपने इनको माइनस करना है, जो भी बचेगा आपने ऊपर ऐड कर देना है। तो देखें आर माइनस आर प्लस वन, तो आर प्लस का माइनस है कैंसिल, प्लस का वन बचा तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। और नीचे आपने क्या करना है, जो पहली टर्म है उसका वो यहाँ लिख देना है, ठीक है, प्लस वन आर के इक्वल आ गया। यही अब हम यहाँ करेंगे। वन माइनस ज़ीरो वन बचा, वन ऊपर आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़। के यहाँ टू माइनस वन किया, वन बचा, ऊपर प्लस वन ऐड कर दिया और जस्ट फर्स्ट टर्म यहाँ एज इट इज़ एंड सो ऑन, इस तरह बनता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हेंस देयरफॉर ए प्लस बी के एक्सपोनेंट के प्लस वन इक्वल है ए के प्लस वन। यहाँ पर आपके पास हमने इन दो की जगह इसको मेंशन कर दिया, के प्लस वन वन, इस तरह यहाँ पर के प्लस वन टू, के प्लस वन इस तरह आर हो गया यहाँ पर, जो कि मेन फॉर्मूले जैसा था, ये चीज़ बनकर आ रही थी एंड सो ऑन। और ये लास्ट टर्म बी के प्लस वन। तो देयरफॉर द थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो थ्योरम है वो एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो जो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरम है वो ट्रू है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के लिए, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बायनोमियल थ्योरम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं आपको। तो वी मे नोटिस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन कनेक्शन विद द बायनोमियल फार्मूला फॉर द पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। क्या है भैया, अब आपके पास वो पॉइंट्स तो हैं। यूजिंग द अदर नोटेशन फॉर कॉम्बिनेशन द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम इसे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी की एक्सपोनेंट एन, एन सी ज़ीरो ए की एक्सपोनेंट एन, ठीक है। एन सी ज़ीरो जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम मेंशन करें तो ये इक्वल होता है वन। ये हम पीछे तमाम चीज़ें कॉम्बिनेशन के चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। अब ये किस तरह ज़ीरो होता है इसकी डिटेलिंग में नहीं जाता, फॉर्मूला लिखिए उसमें आप ये जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास एन सी वन ए के एक्सपोनेंट एन माइनस वन बी, एन सी वन। अब आपके पास एन सी वन किसके इक्वल होता है, तो ये आपके पास, ये भी आपके पास जो है वो इक्वल होता है वन के। इसी तरह से एन सी टू एन सी एन तक आपके पास अप टू एन सी एन तक जाएगा बी के एक्सपोनेंट एन। अब आपने इसे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दिया। द बायनोमियल फार्मूला इज फ्रिक्वेंटली रिटर्न एज, जबकि जो बायनोमियल फार्मूला है वो ज़्यादातर इस तरह से लिखा जाता है आपके पास, ठीक है। ए प्लस बी के एक्सपोनेंट एन इक्वल है ए एन प्लस एन ए बी एन ए की एक्सपोनेंट एन माइनस वन बी प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल ए की एक्सपोनेंट एन माइनस टू बी स्क्वायर एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री एक्सपोनेंट थ्री फैक्टोरियल ए की एक्सपोनेंट एन माइनस थ्री बी क्यू प्लस इस तरह से अप टू बी की एक्सपोनेंट एन तक आप जो है वो क्या होगा चले जाएंगे। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की एक्सपोनेंट एन इज एन प्लस वन। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो मैंने आपको बताया था कि एन जितना भी हो उससे एक ज़्यादा होती है टर्म, यानी एन फाइव है तो सिक्स टर्म्स होंगी, एन टेन है तो 11 टर्म्स होंगी आपके पास। एक्सप्रेशन जो एक्सपेंशन होगा आपके पास ए प्लस बी के एक्सपोनेंट एन का। इन द सक्सेसिव टर्म्स index of A decreases by 1 and index of B increases by 1 so that the sum of two insides is always n। अब आपसे कह रहे हैं कि जो सक्सेसिव टर्म होगी ना, यानी जो पहली टर्म होगी वो आपके पास इंडेक्स A जो है वो क्या होगी, इंडेक्स A से डिक्रीज़ हो रही होगी, यानी एक उससे जो आपके पास इंडेक्स मौजूद है उससे क्या हो रही होगी, वन बाय वन कम होती रहेगी, बाय वन एक से कम होती रहेगी। इसी तरह जो दूसरा आपके पास मौजूद है टर्म वो एक से बढ़ता जाएगा, यानी उसमें एक ऐड होता जाएगा हर एक टर्म बाद, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ सक्सेसिव टर्म आर वन एन सी टू अप टू एन सी एन माइनस वन टू वन, दीज आर नोन एज बायनोमियल कोफिशिएंट्स। अब आपके पास इस तरह से बायनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, एन सी एन माइनस वन से जो भी एन होगा ना आपके पास वो यहाँ रखेंगे, 4C1 4C2 4C एन 4C 4 माइनस वन 3। तो इस तरह आपके पास कोफिशिएंट्स मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर ये सी की फॉर्म में लिख दिया। सिंस द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी के एक्सपेंट एन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी,
It follow the coefficient of a k exponent n minus r b r and a k exponent r b k exponent n minus r are equal. The coefficient of terms equidistant from the beginning and the end आर इक्वल. अब आपसे कह रहे हैं कि जो एक्सपेंशन होगा प्लस बी के एक्सपेंट एन का वो सिमेट्रिकल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. ठीक है, क्योंकि इट फॉलो दैट द कोफिशेंट्स ऑफ, जो कोफिशेंट्स होंगे आपके पास ए के एक्सपेंट एन माइनस आर बी के और जो ए के एक्सपेंट आर बी के एक्सपेंट एन माइनस आर के वो इक्वल होंगे. ठीक है, क्योंकि आपके पास जैसा कि कह लें फॉर एग्जांपल अभी क्या कहना चाहते हैं, देखिए ये आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसके जो कोफिशेंट्स होंगे ना वो सेम होंगे. ठीक है, यहाँ पर ये है ए के एक्सपेंट एन माइनस आर बी आर, यहाँ पे है ये ए के एक्सपेंट आर बी के एक्सपेंट एन माइनस आर, ये चीज़ है. अब यहाँ ये दोनों ऐसे हैं एक्स क्यू वाई एक्स वाई क्यू. ठीक है, तो इनके कोफिशेंट्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ये बात कह रहे हैं. नाउ सिंस एन ज़ीरो इक्वल है 1 के एन इंटू एन, we may for the sake of uniformity write n into 0 as the coefficient of a की exponent n and n into n as the coefficient of bn in the expansion. आपसे कह रहे हैं जो n इंटू 0 है वो इक्वल होगा 1 के और n इंटू n भी किसके इक्वल होगा 1 के. ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि n इंटू 0 एज द कोफिशेंट ऑफ ए के एक्सपेंट एन. n इंटू 0 जो है वो कोफिशेंट है ए के एक्सपेंट एन का और n इंटू एन आर द कोफिशेंट ऑफ बी के एक्सपेंट एन, और n इंटू एन किसका कोफिशेंट है बी के एक्सपेंट एन का एक्सपेंशन में. इफ़ वी पुट a इक्वल b इक्वल 1 के इन द बाइनोमियल फार्मूला देन 2 के एक्सपेंट एन n इंटू 0 प्लस n इंटू 1 प्लस n इंटू 2 प्लस n इंटू आर plus up to n into n. Thus, this formula also determines the total number of subsets of a set S consisting of n elements, whereas NCR is the total number of subsets of S, each consisting of R elements. अब आपसे कह रहे हैं कि ये वो फॉर्मूला जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं जितना भी आपके पास n होगा. ठीक है, n0 n, अब आपके पास जैसे बिल फर्स्ट जब तक n इक्वल नहीं हो जाता ना n के, आपके पास ये चलता जाएगा. अब n आपके पास 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह के आपके पास कंटिन्यू रहेगा और आपके पास ये फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा NCR यानी टोटल नंबर ऑफ कितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे आपके पास उस जो भी आपके पास यहाँ पर दी हुई होगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ठीक, 9 में कह रहे हैं सिंस a माइनस बी इक्वल है a प्लस माइनस बी वी हैव, हम इस तरह से लिख सकते हैं. और देन फिर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ गई तो हम माइनस बी को ब्रैकेट में कर लेंगे और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ हम फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे माइनस b. तो a माइनस बी के एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं a n माइनस n इंटू 1 a के एक्सपोनेंट n माइनस 1 b. तो देखिए कहाँ कहाँ माइनस टर्म आ रही है, माइनस साइन आ रही है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर हम इस तरह लिख के देन फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, थर्स द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी के एक्सपेंट आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अल्टरनेटिवली पॉजिटिव है, पहली पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव चलती रहेंगी. तो ये भी आपको एक ट्रिक इन्होंने बता दी. द लास्ट टर्म बीइंग प्लस बी के एक्सपोनेंट एन और माइनस बी के एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू एज एन इज़ इवन और ऑड रिस्पेक्टिवली. अब जो लास्ट टर्म होगी वो आपको बताएगी अगर इवन है तो ऑड है तो क्या होगी. ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू x इन द एक्सपेंशन a ऑफ a माइनस बी के एक्सपोनेंट एंड वी हैव a 1 माइनस x की एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट n इक्वल है 1 माइनस n 1 x प्लस n 2 x स्क्वायर माइनस अप टू माइनस 1 के एक्सपोनेंट r एन आर एक्स के एक्सपोनेंट r प्लस अप टू माइनस 1 के एक्सपोनेंट n x के एक्सपोनेंट n. अब देखें जो भी आपके पास एक्सपोनेंट थी वो आती गई, 1 आ गया. जब तक n के इक्वल ना आ जाए आपके पास ये क्या होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस आपके पास, क्योंकि डॉट लाइन से, क्योंकि n आपको पता नहीं है. जब तक n के इक्वल ना हो जाए, जैसे हमने पढ़ा n इंटू n ना हो जाए, ठीक है, तब तक कि आपके पास कंटिन्यू रहता है. तो सिमिलरली 1 प्लस एक्स की एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट n1 प्लस n1 x प्लस n2 x स्क्वायर अप टू n r x r प्लस अप टू x की एक्सपोनेंट n. सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का फ़र्क आ रहा है. क्यों? क्योंकि n आपको बताएगा कि इवन है या ऑड है, तो उस हिसाब से आपके पास n जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव लास्ट टर्म को बना देगा. ठीक,
एग्जाम्पल 1 दी हुई है, एक्सपैंड x प्लस वाई की एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट 7 बाय द बाइनोमियल थ्योरम। आपने एक्सपैंड करना है इसे बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। x प्लस वाई की एक्सपोनेंट 7 इक्वल है x7 प्लस 7। अब देखें जो भी यहाँ पर आपके पास है मौजूद n, वो आपने ये याद कर लेनी है। ये है बाइनोमियल फॉर्मूला। n रखा, a की एक्सपोनेंट n माइनस 1 और y की एक्सपोनेंट वो होगी जो माइनस की, प्लस n माइनस 1 n इन मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। तो n माइनस 1 हो गया आपके पास यहाँ से 7 माइनस 1 6, ठीक। और आपके पास है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल तो 2 के इक्वल होता है। n है 7 और 7 6 42 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 21। इस तरह आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप करते जाएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक एक्सपोनेंट n माइनस 3, ये अप्लाई करते जाएंगे और आपके पास ये सिंप्लीफाई होता जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक्सपेंड करना है ax माइनस बी अपॉन एक्स की होल एक्सपोनेंट 6 बाय द बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पर ax जो है फर्स्ट टर्म है तो ax की एक्सपोनेंट 6 माइनस अल्टरनेटिव साइन चलेंगी। तो यहाँ पर अब आपने जो एक्सपोनेंट है n वो लिखना है, n a की एक्सपोनेंट n माइनस 1 तो n माइनस 1 5 हो गई, b अपॉन एक्स की एक्सपोनेंट 1। इसी तरह n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a की एक्सपोनेंट n माइनस 1 तो a है ax, उसकी एक्सपोनेंट 4 हो गई और b के ऊपर आ गया 2। इसी तरह n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल ax की एक्सपोनेंट n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तो b अपॉन एक्स की एक्सपोनेंट 3। इसी तरह n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल a की एक्सपोनेंट n माइनस 4 और b अपॉन एक्स की एक्सपोनेंट 4। इसी तरह जाते जाएंगे इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल a की एक्सपोनेंट n माइनस 5 b अपॉन एक्स की एक्सपोनेंट 5 प्लस। अब यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट 6 आनी है तो जस्ट क्या करेंगे आप n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी ये क्या बन रहा होगा आपके पास 6 5 4 3 2 1, तो ये भी 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। b अपॉन एक्स की एक्सपोनेंट आपके पास क्या बचेगी 6 ही बचेगी, ठीक है। आप ये सब यहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे तब भी आपके पास लास्ट टर्म यही बनकर आएगी। इस तरह से आपको लास्ट टर्म मिलती जाएगी। आप जस्ट ये फॉर्मूला याद कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम का। इसी तरह अब आपके पास है कंप्यूट 1.01 के एक्सपोनेंट 9 बाय मीन्स ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको जो है वो कंप्यूट करना है 1.01 के एक्सपोनेंट 9 को बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। तो 1.01 को हमने यहाँ पर क्या किया एक्सपोनेंट 9 है तो मैंने 1 को लैदा किया 0.01 के एक्सपोनेंट 9, यानी हमने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे हम करते थे ना, हमने क्लास छोटी क्लास में सीखा 101 का स्क्वायर है, इसको हम डायरेक्ट नहीं मालूम करते थे, हम इसे एक्सपेंड करते थे। तो हम इसे 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर में ब्रेक करते थे, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे। तो इसी तरह हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट टर्म a की एक्सपोनेंट n इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई a की एक्सपोनेंट n माइनस 1 और n माइनस 1, अच्छा 9 माइनस 1 यहाँ पर n इंटू a की एक्सपोनेंट n माइनस 1 b। तो यहाँ पर आपके पास हो जाना था 8, ठीक है। यहाँ पर हो जाना था 8, यहाँ 7, इसी तरह से यहाँ 6, इस तरह से चलता है क्योंकि ये 7 और 3 10 हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सबको सिंप्लीफाई कर लिया थ्रू लास्ट टर्म तक, तो अप्रॉक्स ये आपके पास आ गया।
और आपके पास है 1.094 करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको क्या कर दिया, अप्रॉक्स कर दिया। तरह से आप जो है वो बायनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड x प्लस वाई के एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट n यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एंड फाइंड इट्स जनरल टर्म। तो इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन x प्लस वाई की होल एक्सपोनेंट n इक्वल है x के एक्सपोनेंट n प्लस n1 n इंटू वन x के एक्सपोनेंट n माइनस वन इंटू वाई प्लस n इंटू टू x के एक्सपोनेंट n माइनस टू वाई के एक्सपोनेंट टू प्लस अप टू n r x के एक्सपोनेंट n माइनस r y के एक्सपोनेंट r प्लस अप टू n माइनस वन x y के एक्सपोनेंट n माइनस वन प्लस y n विच इज़ कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेंशन। ये हमने बायनोमियल एक्सपेंशन किया। द टर्म टी आर प्लस वन, जो टर्म है आपके पास r प्लस वन इक्वल है n r x के एक्सपोनेंट n माइनस r y r के, ये जनरल टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी आपके पास। ठीक है, जब तक n और r इक्वल ना हो जाए, n में से r माइनस ना हो जाए और y के एक्सपोनेंट r ना हो जाए, ये जनरल टर्म है। कॉल्ड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y के एक्सपोनेंट n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वी ऑब्जर्व दैट t1 n0 x के एक्सपोनेंट n x के एक्सपोनेंट n के इक्वल होता है, t2 n1 x के एक्सपोनेंट n माइनस वन y1 n x के एक्सपोनेंट n माइनस वन वाई। यानी आपके पास क्या करना है, हम एक हर टर्म मालूम कर रहे हैं। पहली टर्म मालूम करनी होगी तो इस फॉर्मूले से, दूसरी टर्म मालूम करनी होगी, तीसरी करनी हो एंड सो ऑन। इस तरह से जनरल टर्म इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको दे दें फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपने इसकी सिक्स टर्म मालूम करनी है सिर्फ और सिर्फ इस एक्स की एक्सपेंशन की। ठीक है, तो आप करेंगे सिक्स टर्म तो T6, तो ये आपके पास हो जाएगा टी आर प्लस वन में से ब्रेक करें 5 प्लस वन, फॉर्मूला है एन आर, ये आपके पास है यहाँ पर मौजूद r प्लस वन। ठीक है, और n तो आपको पता है 6 है, r प्लस वन, तो ये आपके पास, अच्छा n टोटल 10 ही रखेंगे, तो n तो हमने 10 ही रखा, 10 और r, n r है 10 इंटू 5 डॉट x, अब x है आपके पास 2x अपॉन 3 n माइनस r, तो n है 10 माइनस 5 माइनस, अब y है आपके पास 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2x, इसकी एक्सपोनेंट होगी r जो है वो है 5, तो यहाँ 5 रख दिया। सिंप्लीफाई करें 10 अपॉन 5, ये फैक्टोरियल खुला, 10 फैक्टोरियल, ये n सी आर है, 10 फैक्टोरियल r, क्योंकि n सी आर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, तो r है 5 फैक्टोरियल, n है 10 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें 10 माइनस 5 हो जाएगी, 3 की एक्सपोनेंट भी 5, 2 की एक्सपोनेंट 5, x की एक्सपोनेंट भी 5। यहाँ पे करें नेगेटिव साइन ही रहेगी, 3 की एक्सपोनेंट 5, 2 की एक्सपोनेंट 5, x की एक्सपोनेंट 5। यहाँ पे एक्सपेंशन करें, ये भी 5 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, 10 को खोला, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ से करें x की एक्सपोनेंट 5, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x की एक्सपोनेंट 5 x की एक्सपोनेंट 5 से कैंसिल, 2 की एक्सपोनेंट 5 2 की एक्सपोनेंट 5 से कैंसिल, 3 की एक्सपोनेंट 5 3 की एक्सपोनेंट 5 से कैंसिल। ठीक है, माइनस का 252 बचा इनको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की एक्सपोनेंट 6। अब आपने कोफिशिएंट मालूम करना है x की एक्सपोनेंट 6 का। अब x की एक्सपोनेंट 6 यहाँ पर कहाँ होगी ये तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर a प्लस बी दिए हुए हैं वो है a क्यूब प्लस 3bx² के एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट 6। अब x की एक्सपोनेंट 6 किस टर्म में होगी, सेकंड टर्म में होगी, थर्ड टर्म में होगी, r आपके पास क्या होगा ये हमें गिवन ही नहीं है। तो पहले तो हमने r फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ टी आर प्लस वन के फॉर्मूले से, यानी nth जो आपके पास जनरल टर्म होती है उसके फॉर्मूले से। तो टी आर प्लस वन एन आर, ए की एक्सपोनेंट n माइनस आर, बी की एक्सपोनेंट r, तो हमने जस्ट फॉर्म वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x को अलग किया क्योंकि हमें x को करना है फाइंड आउट। ठीक है, तो नाउ टी आर प्लस वन विल कंटेन x की एक्सपोनेंट 6, आपके पास कब कंटेन करेगी, इफ़ 2r इक्वल है 6 के। ठीक है, अब यहाँ पर ये है इसके इक्वल, 2r को हमने इक्वल लिया 6 के, तो 2r इक्वल टू 6, तो r इक्वल आ गया किसके, 3 के, तो आपके पास r आ गया 3, तो 3 प्लस 1 हो गया 4, तो फोर्थ टर्म T4 जो है वो कंटेन करेगी x के एक्सपोनेंट 6 को। तो T4 कंटेन x के एक्सपोनेंट 6, तो T4 इज इक्वल्स टू
एन आर, एन है 6, आर है आपके पास 3, तो ए लिखा एन माइनस आर यानी 6 माइनस 3, और बी है 3bx² और आर है 3। सिंप्लीफाई करें, 6 फैक्टोरियल या फॉर्मूला अप्लाई करें, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, यहाँ से करें 3 3 9 9 3 27, बी क्यू एक्स 2 3 6, तो x6 का जो कोफिशेंट है वो होगा 540 A9BQ। ठीक है, नाउ इसी तरह से फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई के होल एक्सपोनेंट n। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की होल एक्सपोनेंट n वेयर n being a positive integral index, we can find a specified term like middle terms, the term involving particular power of x, the term independent of x। आपसे कह रहे हैं जब हम कोई भी हम स्पेसिफाइड टर्म मालूम कर सकते हैं एक्सपेंशन में, ठीक है, तो जब भी हम पॉजिटिव इंटीग्रल आपके पास इंडेक्स होगा तो हम मिडिल टर्म भी, स्पेसिफाइड मिडिल टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे हो। ठीक है, जैसे कि आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहे हैं, द टर्म इन्वॉल्विंग पर्टिकुलर पावर ऑफ एक्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल 1, राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स के एक्सपोनेंट माइनस 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स के एक्सपोनेंट 4 माइनस 1 अपॉन एक्स के एक्सपोनेंट 3 का होल एक्सपोनेंट 15। अब आपने इसमें मालूम करनी है एक्स की एक्सपोनेंट माइनस 17 कब आएगी। तो सपोज एक्स की एक्सपोनेंट माइनस 17 अकर इन टी आर प्लस 1। ठीक है, टी आर प्लस 1 में हमने ले लिया एन इंटू आर, एन आपके पास है 15, आर आपने मालूम करना है, ए है आपके पास x4 एन माइनस आर, बी आपके पास 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्सपोनेंट आर। सिंप्लीफाई करें, यहाँ से आपके पास है एन इंटू आर जगह आपने -1 पुट किया, अब यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेलिंग में से स्टेप्स में स्किप कर दिए, तो देखिए ये तो एज इट इज़ रहा, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 के एक्सपोनेंट आर को इन्होंने पहले लिख दिया, और एक्स को जो ऊपर लिखेगा इसकी एक्सपोनेंट हो गए -3, और -3 आर को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास -1 की एक्सपोनेंट आर एज इट इज़ रही, ये एज इट इज़ रहा। ठीक है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन और ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, तो 60 - 4r -3r, तो -4r -3r -7r हो गए। ठीक है, अब आप इसे कंपेयर कर लेंगे, 60 - 7r इक्वल है आपके पास -17 के। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें, 60 यहाँ माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा। ठीक है, माइनस होने का साइन चेंज जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी माइनस की। दैन फिर सिंप्लीफाई करें तो 11 आपके पास आएगा, तो टी आर प्लस 1 यानी टी जो है वो क्या होगा, 11 होगा आपके पास यहाँ से। ठीक है, टी क्योंकि एक्स की एक्सपोनेंट -17 हमने ली थी टी आर प्लस 1 की जगह, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक्स की एक्सपोनेंट चल रही थी -17। ठीक है, जो आपने कंपेयर किया तो एक्स के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लिया था यहाँ से, ये 11 आ गया। नाउ अब आपकी आर की जगह 11 पुट करें, जहाँ जहाँ आपने यहाँ पर पुट किया था सब जगह, तो यहाँ पर आपके एक्सपोनेंट हो गए आर की जगह 11, आर की जगह 11 पुट किया, यहाँ पे भी 11 सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास टर्म बनेगी जो कि एक्स की एक्सपोनेंट -17 टर्म नंबर 11 में आएगा। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 2 के एक्सपोनेंट x 2x + 1/3x² की होल एक्सपोनेंट 9। अब हम ले रहे हैं लेट r + 1, अब आपने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करनी है, तो लेट r + 1 टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो टी आर प्लस 1 एन आर, ए के एक्सपोनेंट n माइनस आर, बी के एक्सपोनेंट r इक्वल n इंटू आर एज इट इज़ रहा, 2 के एक्सपोनेंट 9 माइनस आर अलग कर दी, एक्स के एक्सपोनेंट 9 माइनस आर अलग कर दी। ठीक है, इसी तरह ही मल्टीप्लाई हो रहे थे, 1 के एक्सपोनेंट आपके पास यहाँ पर r है, और 3x² की एक्सपोनेंट है आपके पास r, इसकी भी होल एक्सपोनेंट तो r है। ठीक है, तो 3 के एक्सपोनेंट r अलहदा कर दी, x के एक्सपोनेंट 2r आपने अलहदा कर दी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर है 9 इंटू आर, सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिस सेम है,
इन दोनों की डिवीजन हो रही है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2 के एक्सपोनेंट 9 माइनस आर अपॉन 3, आर तो एज इट इज़ रहा, यहाँ से आपके पास चेंज हो गई, ये ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो ये हो गया 9 माइनस 3 के एक्स की एक्सपोनेंट 9 माइनस 3 आर। Since this term is supposed to be independent of x, we must have 9 minus 3 के 9 minus 3 r equals 0 के और r is equals to 3. तो thus the required term is t r plus 1 3 plus 1. तो जो 3 plus 1 टर्म होगी वो आपके पास होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, r की वैल्यू को आपने यहाँ से फाइंड किया, 9 माइनस 3 r इक्वल लिया आपने 0 के। अब जस्ट आपने जहाँ भी 3 प्लस 1 था, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 3, तो जहाँ भी आपने आर था वहाँ पर आपने 3 को पुट करके सिंप्लीफाई कर देना, तो ये टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी आपके पास। देन है आपके पास डज द एक्सपेंशन x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल एक्सपोनेंट 7 कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन्वॉल्विंग x के एक्सपोनेंट 6। आपने दोनों टर्म मालूम करनी है जिसमें आपके पास एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो और एक टर्म आपके पास इन्वॉल्व हो x के एक्सपोनेंट 6 की। तो वही आपने मेथड को फॉलो करना है, और अगर नहीं होगी तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जैसे लेट x की एक्सपोनेंट 6 अकर इन r प्लस 1 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक, r प्लस 1 इक्वल है एन सी आर एक्स की एक्सपोनेंट n माइनस r और b के एक्सपोनेंट r। तो यहाँ से 7cr x की एक्सपोनेंट 7, ये प्लस का आपके पास x की एक्सपोनेंट r है, ऊपर आके ये माइनस हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, यूँ समझ लें, तो ये x 7 माइनस 2r हो गया। अकॉर्डिंग टू द सपोजिशन 7 माइनस 2r इक्वल है किसके, 6 के, क्योंकि हमें x की एक्सपोनेंट 6 मालूम करनी थी, तो हमने x लेट किया था टी आर प्लस 1 को x की एक्सपोनेंट 6 के। नाउ 7 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा। ठीक है, और यहाँ 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगी तो हाफ आ जाएगा, विच इज़ अ फ्रैक्शन। सो देयर इट डज नॉट एग्जिस्ट इन्वॉल्वमेंट टर्म x के एक्सपोनेंट 6 इन द गिवन एक्सपेंशन। अगर आपके पास इस तरह फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो आपके पास टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। क्या आधी टर्म क्या होगी? ठीक है, इसी तरह से पार्ट 1 में सपोज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, द कांस्टेंट टर्म इज r प्लस 1th टर्म। हमने ले ली कांस्टेंट टर्म r प्लस 1th टर्म, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट n माइनस आर, बी की एक्सपोनेंट r, 7 इंटू आर एज इट इज़ रहा, x की एक्सपोनेंट 7 माइनस आर है और ये r x की एक्सपोनेंट r है, ऊपर आके ये भी सब्ट्रैक्ट हो गई तो 7 माइनस 2r हो गई। सिंस दिस टर्म इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, वी मस्ट हैव 7 माइनस 2r इक्वल है आपके पास 0 के। ठीक है, तो ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 7/2 आ गया। तो r प्लस 1 7/2 प्लस 1 9/2। Since the position of the term cannot be fractional, therefore there does not exist a term independent of x in the given expansion। इस तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो आपके पास टर्म एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अब आपके पास मिडिल टर्म, we shall find the middle term or terms in the expansion of x plus y की whole exponent n being a positive integral index. The number of terms in the expansion of x plus y की whole exponent n is n plus 1. If n is the even, then there is no middle term. There is one middle term, and if n is odd, then there are two middle terms. अब जिस तरह से हम पीछे पढ़कर आए हैं, हमें ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हुई हैं। ठीक है, देखें भाई, अगर आपके पास अब एक्सपेंशन कर रहे होंगे आप तो n+1 टर्म्स आएंगी। अगर आपके पास n इवन है तो 1 मिडल टर्म होगी, और अगर n ऑड है तो 2 मिडल टर्म्स होंगी। इफ़ n इज़ इवन, से n इज इक्वल्स टू 2k, then the number of term is 2k plus 1. Hence only one term, k plus 1th term is equals to n plus 2/2 term is the middle term. ठीक है, अगर आपके पास n इवन होगा तो एक ही मिडल टर्म होगी, ठीक है, जो कि k plus 1th टर्म होगी, जिसमें n plus 2/2 टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी। जबकि ऑन द अदर हैंड इफ़ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो n इज इक्वल्स टू 2k plus 1 होगा। देन इन द एक्सपेंशन देयर आर n plus 1 इक्वल है 2k plus 2 टर्म्स। द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन
In this case, there are 2k plus 1 or k plus 2 terms are the middle terms. Thus, the required middle terms are n plus 1 upon 2 tooth and n plus 3 upon tooth term. तो ये दोनों टर्म्स जो है वो मिडिल टर्म होंगी. अगर n क्या होगा आपके पास सिंपली ऑड, और अगर n इवन होगा तो आपके पास सिंपली n plus 2 upon tooth टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी. एग्जाम्पल भी दी हुई है. फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus 2y upon 3 की होल एक्सपोनेंट 10. अब n इज इवन, so there is only one middle term, that is 10 plus tooth, n plus 2 upon tooth term थी ना, तो n plus 2 upon tooth term, तो ये हो गई 6th term. अब 6th term फाइंड आउट करनी होगी. t6 इज इक्वल्स टू t. अब इसको r plus 1 में एक्सपैंड करेंगे. 5 plus 1 n इंटू आर, n a के एक्सपोनेंट n माइनस आर, b के एक्सपोनेंट r. सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस का जो 2y, अब माइनस का 1 जो है ना आपके पास, 1 के एक्सपोनेंट 5, ये हमें इस तरफ ले आए सिर्फ और सिर्फ माइनस को उठा के. 10 इंटू 5 10 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 5 हो गया. यहाँ 2y अपॉन 3 के एक्सपोनेंट 5 है तो 2 को 5 अलग दिया, y को 5 अलग दिया, 3 के एक्सपोनेंट 5 अलग. सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास आंसर आ गया मिडिल टर्म का. फाइंड द मिडिल टर्म एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल एक्सपोनेंट 7. फाइंड करना है आपने मिडिल टर्म्स को. तो n इज ऑड, सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, दैट इज n plus 1 upon tooth term and n plus 3 upon tooth term. Hence अब यहाँ से आया आपके पास 8 upon 2 यानी 4 5. T4 and T5 are 2 middle terms, तो T4 फाइंड करेंगे एंड T5 भी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि हम यहाँ पीछे पढ़ चुके हैं. इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है जब आपने किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इससे हमने 2 टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ये था आपके पास 7.2 का इंट्रो. इसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप सबके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए. वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.